प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, इसको करेंगे बेटे। चैप्टर नंबर है 20 और चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। अब देखिए विराम चिन्ह होता क्या है, किसे कहते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। जैसे हम चलते चलते कहीं पर रुक कर थोड़ा विश्राम करते हैं और फिर अपनी यात्रा को शुरू कर लेते हैं। यानी जैसे हम चलते रहते हैं तो बीच में क्या करते हैं बेटे, हम रुकते हैं ना, थोड़ा विश्राम करते हैं और दोबारा से फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जिस प्रकार एक यात्रा के दौरान रास्ते में कई छोटे बड़े पड़ाव आते हैं और उन पड़ावों को सफलतापूर्वक पार कर हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि अनेक प्रकार के पड़ाव होते हैं, जिनके उचित प्रयोग से हम अपनी भाषा को सार्थक और शुद्ध बना सकते हैं। देखो बेटे, यहाँ क्या बताया गया है कि जैसे हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं, हम उसे लगातार अगर पढ़ेंगे तो वह हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसमें बीच में जैसे अल्प विराम है, कहीं पर अर्ध विराम है, वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम है, ऐसे अनेक प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, इनको अगर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी भाषा है वो सार्थक हो जाएगी और शुद्ध बनेगी। नीचे एक वाक्य दे रखा है, बोलते और लिखते समय यदि हम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए विशेष तौर पर लिखते समय हमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अवश्य इन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम चिन्हों का अगर उचित उपयोग हम नहीं करेंगे तो जो बात हमें सामने वाले को समझानी है हम उसको समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे नीचे वाक्य दे रखा बेटे, रुको मत जाओ। अब एक वाक्य हमने क्या कहा, रुको, फिर हम रुके ना, क्योंकि बीच में गैप है, क्योंकि यहाँ अर्धविराम अल्प विराम लगा हुआ है। फिर हमने कहा मत जाओ। इसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि आप रुक जाओ, मत जाओ अभी। दूसरा वाक्य है रुको मत जाओ। देखो रुको मत के बाद है ना अल्प विराम, फिर क्या कहा है, जाओ। तो इसका क्या अर्थ है कि आप रुको मत, आप चले जाओ। अब देखो वाक्य तो एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर आ गया ना। यहां क्या कहा, रुको मत जाओ, यहां कहा रुको मत जाओ। इसका अर्थ तो है ये कि आप रुक जाओ, अभी मत जाओ, ठीक है। यहां कहा है अब आप रुको मत, आप चले जाओ। कितना अंतर आ गया दोनों के अर्थ में, बिल्कुल विपरीत अर्थ निकला ना दोनों वाक्यों का। किसकी वजह से, विराम चिन्ह की वजह से। तो ये होता बेटे विराम चिन्ह। आगे देखिए परिभाषा। भाषा में भावों और अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा में जो हमारे भाव हैं या वाक्य का जो अर्थ है उसको हम स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, जिनकी सहायता लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको विराम चिन्ह कहते हैं। यानी हमारे जो भाव है भाषा में या हमारे जो अर्थ है वाक्य के, उनको जब हम स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं बेटे, वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। नीचे बता रखा है विराम चिन्ह के प्रकार, यानी कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटे, यहाँ पहला क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम लास्ट में लिखते हैं ना, ये पूरा डंडा लगाते हैं हम, तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण विराम। जब हम करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ा ना, रुको मत जाओ, उसमें क्या लगा रखा था, अल्प विराम लगा रखा था। तो अल्प विराम क्या होता है, कोमा। नेक्स्ट देखिए बेटे अर्धविराम। अर्धविराम देखो कोमा भी है और ऊपर क्या है, डॉट भी है, ठीक है। इससे क्या है, आधा वाक्य जब हमारा रहता है तो हम इसको यूज करते हैं अर्धविराम को। बहुत कम यूज में आता है क्योंकि हम ज्यादातर क्या है, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, इनका ज्यादा यूज करते हैं बजाय अर्धविराम के। नेक्स्ट है बेटे हमारा प्रश्न सूचक। कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता है बेटे, जिसमें हमने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है, तो लगाते हैं ना ये चिन्ह, तो ये क्या होता है, प्रश्न
सूचक। नेक्स्ट है विस्मयादि सूचक चिन्ह। जैसे कि बेटे हमारा चैप्टर भी था कंप्लीट इस पर, विस्मयादि बोधक चैप्टर था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, जैसे पूर्ण विराम तो पूरा लगता है ना, पूर्ण, इसमें पूरा नहीं लगता, ये थोड़ा सा कम रह जाता है और नीचे क्या लगाते हैं हम, डॉट लगाते हैं, तो ये होता है विस्मयादि सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखिए बेटे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह में जैसे ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये कहाँ होता है बेटे, जैसे हम ना ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर उसके बाद लगाते हैं हम इसको, ठीक है। यानी कि देखिए जैसे एग्जाम्पल इस पे आपको ना सिद्ध हो जाएगा क्या होता है ये। देखो बेटे निर्देशक चिन्ह में यह सेंटेंस दे रखा है माँ ने कहा, ठीक है, इसके बाद ये जो चिन्ह है ना ये क्या है, निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। यानी कि कोई हम किसी बात को कहता है ना, फिर उसको उसने कहा क्या है इसको बताने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी कि जब हम वाक्यों को कंप्लीट राइट करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो बेटे विवरण चिन्ह का पता लगेगा आपको। देखो सांप्रदायिकता क्या होता है, राष्ट्रीय एकता के लिए एक भयंकर खतरा। साहित्य क्या होता है, मानवता का दर्पण और दीपक। अब यहाँ शब्द दे रखा है ना, ये होते क्या है, इनको बताने के लिए हमने किसका यूज किया बेटे, विवरण चिन्ह का। विवरण किसका किया, इन दोनों शब्दों का, ये होता है विवरण चिन्ह। यह अब बहुत अच्छे से समझने हैं हमें। नेक्स्ट देखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है बेटे, जैसे हम दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, ये शब्द जोड़ते हैं ना, तब हम बीच में क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए बेटे लाघव चिन्ह। लाघव क्या होता है, लघु। लाघव का मूल रूप क्या होता है बेटे, लघु। लघु क्या होता है, छोटा करना। यानी जब हम जैसे डॉक्टर पूरा लिखें, डॉक्टर, ठीक है, लेकिन ये लिखने की बजाय हम डो लिख के और डॉट लगा देते हैं बेटे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हमारे, तो ये क्या होता है, लाघव चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जैसे इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं ना हम, कोई भी मेन बात होती है, कोई मूल शब्द होता है बेटे, मेन शब्द होता है, उसको हम राइट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। कोष्ठक ब्रैकेट यूज करते हैं ना कई बार हम शब्दों को, जैसे हम बेटे संवाद लिखते हैं हिंदी में, हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, हंसकर, रोकर, गुस्सा होकर, खुश होकर, तो ब्रैकेट में ना उसके भावों को दिखा देते हैं कोष्ठक में। हंसपद या काकपद क्या होता है बेटे, देखो ये जो उल्टा वाय सा दिखाई दे रहा है ना, कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप कोई वाक्य लिखते हो, मान लीजिए नीचे ही वाक्य है, वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में, और आपने लिख दिया वाक्य के पूरा होने पर अंत में, आपने एक शब्द छोड़ दिया उसके, फिर आप क्या करते हो, ऐसे निशान लगाकर ना लिखते हो ये उसके, फिर इससे क्या पता लग जाता है बेटे कि हमारे ये शब्द छूट गया था और ये इसको हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये होता है काकपद या हंसपद। फर्स्ट बार देखो बेटे पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा, विराम अर्थात की रुकना। तो पूर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है बेटे, पूर्ण का अर्थ होता है ना पूरा, और विराम अर्थ का क्या अर्थ बताया यहाँ, विराम शब्द का पूरी तरह से रुकना, आराम करना, यानी वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा है ना, इसके रूप में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सामान्य वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो पूर्ण विराम कहाँ लगता है बेटे, हमेशा वाक्य के अंत में। जैसे कल मेरी हिंदी की परीक्षा है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। आज हम घूमने जा रहे हैं, यहाँ भी वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया है। मेरा नाम समीरा है, यहाँ भी पूर्ण विराम, और तुम्हारा और मेरा भाई एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी क्या लगाया बेटे, यहाँ भी पूर्ण विराम यहाँ लगा दिया है। तो पूर्ण विराम क्या होता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में हम खड़ी रेखा के रूप में जो वाक्य जो चिन्ह लगाते हैं बेटे, वो होता है पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए अल्प विराम। जहां वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़े, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। 1/4 का अर्थ मतलब बीच में हमें रुकना पड़ता है। अगर हम लगातार बोलेंगे तो वाक्य का जो भाव है ना, जो अर्थ है, वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो अल्प विराम क्या होता है बेटे, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं ना, इसको कोमास लगाते हैं हम कई बार। जैसे माता जी ने बाजार से सेब,
केले और अमरूद खरीदे। अगर मैं इसको वाक्य को इस तरह से बोलूँ ना कि माता जी ने बाजार से सेब, केले और अमरूद खरीदे, इससे क्या होगा बेटे, इससे हमारा जो वाक्य है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने भाव दिखाया ही नहीं कि अल्प विराम का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ क्या है, थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है। अल्प विराम, अल्प होता है बेटे थोड़ा, और विराम होता है रुकना यानी कि आराम करना। जिसे माता जी ने बाजार से सेब, केले और अमरूद खरीदे। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा विराम रखा है, इससे पता लगा कि यहाँ जो वाक्य है इसमें थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नीला मेरे प्रिय रंग है। अब मैं यहाँ तो नहीं रुकी ना, क्यों? क्योंकि ये तो सीधा ही वाक्य रहा, यहाँ तो कोई विराम नहीं है, चिन्ह नहीं है ना, यहाँ पर है बेटे, तो यहाँ तो हमें रुकना पड़ेगा। लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नीला मेरे प्रिय रंग है। नेक्स्ट, परिश्रमी, ईमानदार और स्वस्थ व्यक्ति सबको भाते हैं। हमारे विद्यालय की स्थापना 14 मई 1999 को हुई थी। 14 मई 1999 इकट्ठा नहीं बोला ना, 14 मई 1999 को हुई थी। इसलिए यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है बेटे कि अल्प विराम का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, बच्चों चलो खाना खा लो, बच्चों आप चुप हो जाओ, आप अपना कार्य करो, तो जब आपको संबोधित किया जा रहा है तो उस वक्त अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक समान शब्दों के बीच में, एक समान शब्द बेटे जैसे यहाँ सभी फलों के नाम हैं, सेब, केला, संतरा, आम, सभी मौसमी फल हैं। अब देखो यहाँ एक ही तरह के शब्द है ना, समान शब्द हैं क्योंकि सभी फलों के ही नाम हैं, तो वहाँ हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे अध्यापक ने कहा, देखो ये इन्वर्टेड कोमास हम जहाँ शुरू करते हैं ना बेटे उद्धरण चिन्ह, तो उससे पहले भी हमें हमेशा अल्प विराम का प्रयोग करना होता है, अन्यथा हमारा वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, समुच्चय बोधकों से पहले अथवा उनके बाद भी, जैसे हम जल्दी आ जाते परंतु ट्रेन लेट हो गई। देखो यहाँ हम जल्दी आ जाते, लेकिन आप उसके बाद रीजन दिखा रहे हो ना, और इसके क्या कर रहे हो बेटे, आप कोमा लगा रहे हो। नेक्स्ट है, वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली। तो आपने अपने वाक्य को रखा है क्योंकि यहाँ समुच्चय बोधक शब्द है, और वे समुच्चय बोधक शब्द वे होता है बेटे जिसमें दो शब्द होते हैं। वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिले, तो इसी कारण भी बेटे इसमें क्या है, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटे, अर्धविराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस समय किया जाता है जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक परंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना हो। अर्ध यानी कि आधा, और विराम यानी कि रुकना। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं बेटे, हम उस समय करना होता है जब अल्प विराम से तो थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, जैसे कोमा का किया ना हमने, अल्प विराम का एग्जाम्पल किया ना ऊपर, तो इससे तो थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है। लेकिन जो उससे पहले एग्जाम्पल किया हमने पूर्ण विराम, उससे कुछ समय कम तक रुकना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, जाना तो मुझे भी था, थकान की वजह से जा नहीं सके। अब देखो यहाँ वाक्य है, जाना तो मुझे भी था। अब यहाँ रुक के तो हैं, लेकिन अल्प विराम से तो थोड़ा सा ज्यादा रुकना है और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना है। मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। तो यहाँ भी तो ऐसा ही नियम रहेगा हमारा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, कर्ज कैसे दे दूं। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे या वीर पुरुष भी थे। तो बेटे अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है हमारा, अल्प विराम से तो ज्यादा रुकना पड़ता है जहां पर, और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना पड़ता है। यानी कि पूर्ण विराम में तो हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है। अल्प विराम में हमें थोड़ा सा उसके नियम के अनुसार अर्धविराम में हमें ज्यादा रुकना पड़ता है बजाय अल्प विराम के। तो बेटे आज हमने देखो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह के पार्ट कौन कौन से हैं, और इसमें 1 2 3 यानी कि अर्धविराम तक आज हमें करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह से।